अस्सलाम वालेकुम। दरख्वास्त है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो कुछ कर सकते हैं करें, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कमेंट ही कर दें कि कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको सूरत हाल बताते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ सियासत चल रही होती है ना, वो उलझाव की सियासत होती है। यानी कि जो दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ वो बहुत मजबूत हैं और उनको उन्हीं के चक्कर में डाल के और पाकिस्तान के अंदर से जो लूटा हुआ माल है उसको तहफ़्फ़ुज़ दे दो, दैट्स इट। तो कहानी चलती रहती है। बस ये होता है कि उनकी जो ट्रांसफ़र किए हुए जो माल होते हैं उसके बारे में कोई बताता नहीं है। वो एक ही दफ़ा बताया जाता है, वो तारीख में बहुत दफ़ा है, तो फिर सब कुछ हड़प कर लिया जाता है। तो ये जो है ना, मामला इसी तरह से चल रहा है। लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है देखिए, यूक्रेन की जो जंग हुई ना, उसका बहुत बड़ा फैक्टी जो उनसा हुआ है ना, वो यूरोप हुआ है। और यूरोप का कड़ाका निकल के रह गया। यानी कि इकॉनमी जिस तरह से चल रही थी वो बहुत लर्जी। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चाइनीज़ ने अपनी जो उनसे ना स्ट्रेटजीज बनाई और वो अपने तरीक़ेकार से चले, और ये बहुत पहले से इस चीज़ को प्लान कर रहे थे। इसी तरीके से यूरोप के अंदर जो है ना, आप कह लें कि 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। एक यूरोप, एक ब्रिटेन को कह लें, फिर एक ये यूरोप आ जाता है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारा आ जाता है। फिर आ जाता है स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया के जो है, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, और ये ममालिक हो गए। तो जो डेनमार्क है ना, उसके पास जो एक बहुत बड़ा एरिया है जो बर अज़म अमेरिका में लगता है, आई थिंक, तो वो है ग्रीनलैंड, और बहुत ही बड़ा है, लेकिन वो सारा बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन वो जो उसके ऊपर जो कब्जा है वो डेनमार्क का है। तो डेफिनेटली लोग जो उनसे ना कुछ वहाँ पे रहते हैं, कुछ आबादी है, कुछ जाते हैं, कुछ ख़ास टाइम के लिए आ जाते हैं वहाँ पे। फिशिंग का और दीगर जो उनसे ना कैंप्स वगैरह वो रहते हैं, और इस टाइप का जो है ना काम होता है। लेकिन उसके ऊपर जो अमल दखल होता है ना, वो बहुत मामूली सा होता है। डेनमार्क क्योंकि एक इस टाइम में आप कह लें कि यूरोप के अंदर है और वो अपने तरीके कार से चल रहा है। तो अब जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो ये कहती है हमें कब्जा करना है ग्रीनलैंड के ऊपर। अगर वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करते हैं तो डेनमार्क तो जो है ना उसको डिफेंड नहीं कर सकेगा। डेनमार्क छोड़े, पूरा यूरोप भी मिलकर नहीं करेगा। लेकिन क्या डेनमार्क के साथ अगर ये ज्यादती होती है तो क्या यूरोप के अंदर जो सूरत हाल है वो ऐसी ही रहेगी? नहीं, बहुत भयानक जो है ना सूरत हाल होगी यहाँ पे। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पूरी दुनिया के अंदर ना इस वक्त में आपको बिजनेस स्लो नजर आएगा। और अगर ऐसा जो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक खौफ और आस की सी कैफियत है। यूरोप में ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, जो बड़े बिजनेस कर रहे हैं, वो इस वक्त में जो बिल्स है ना उनकी मार ऐसी खा रहे हैं कि वो उनको समझ में नहीं आ रही। बहुत सारे बिजनेस जो उनसे ना रुक रहे हैं। किसी के 3 3 4 4 बिजनेस हैं तो वो उनको मैनेज नहीं कर पा रहा। जिस तरह पहले सूरत हाल होती थी कि आउटलेट बना दिया, वो चल रहा है, गए हिसाब किताब कर लिया, हफ्ते का कर लिया, महीने का कर लिया, निज़ाम चल रहा होता था। अभी एक एक चीज़ देखनी पड़ रही है। इवन बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स जो है ना, उनको जो बिल्स है ना उनकी ऐसी मार लग रही है कि वो उनसे अफोर्ड नहीं हो पा रहे। बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही है। अब मैं आपको वजाहत के साथ बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल चल रही है ना, उसके अंदर अगर आप इफेक्ट देखें कि इलेक्शन, अमेरिका अमेरिका के इलेक्शन से पहले की सूरत हाल क्या है और अभी की सूरत हाल क्या है। रिचर्ड गरनैल ने वहाँ के लॉज के मुताबिक देखा, और उसने पीटीआई के साथ अलग सेलेक्ट की, उसको फंड्स मिलना शुरू हुए। उसने देखा कि मेरा ट्विटर अकाउंट जो है ना वो काफ़ी ऊपर जा रहा है, और क्या कहते हैं, इसके साथ साथ वो ये भी देख रहा था कि मैं अगर इस तनाज़े का शिकार हो रहा हूँ तो मैं मुतनाज़ा नहीं हो रहा, बल्कि मैं पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा हूँ। अमेरिका में भी गरनैल गरनैल होकर रह गई। यानी कि वो लोग जो गरनैल जैसे हैं वो सैकड़ों हैं, लेकिन इस वक्त में गरनैल जो है ना उनकी फहरिस्त में बहुत ऊपर चला गया। वो कहते हैं ना एक कि बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा।
تو ایسی کی صورتحال بنی. لیکن اس کے بعد کی جو صورتحال ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جیسے کہ ابھی ایک وفد جو ہے پاکستان آیا ہوا ہے، اس کا چھوٹا موٹا وزٹس کرنا اور کمرشل وزٹ ہے یہ. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہمیں اس بات کا کہ بھائی گرنیل کو جو ہے نا مس گائیڈ کیا گیا، اس طریقے کی بات کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے کہ پاکستان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ پاکستان کسی معاملے کے اندر کودے نہ. کوئی ایسے آگے کام ہونے والے ہیں کہ یہ اپنی صف بندی کر رہے ہیں. لیکن اس وقت میں جو سچویشن بنی ہوئی ہے نا پاکستان کے اندر، پاکستان اپنے مسائل سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں کسی حد تک کامیاب ہے. لیکن کیونکہ لیڈرشپ کا فقدان ہے اور لیڈرشپ جنہوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے تو ماضی گواہ ہے کہ وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے رہے. جب بھی پریشر آتا ہے تو ان کے پاس طاقت ہوتی ہے اور طاقت کے بلبوتے میں وہ سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ طاقت اس طاقت کے سامنے جو پریشر دیتی ہے کوئی اہمیت حیثیت نہیں رکھتی. جبکہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے نا اس کے اندر یہ پاور کو جو پریشر ہوتا ہے نا اس کو سک کرنے کی، اس کو ریزالو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بھلے وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو. وہ ایک دم سے پارلیمنٹ میں لے جاتے ہیں، وہ ڈسکشن میں لے جاتے ہیں، اجازتیں مانگتے ہیں، اس پہ کنسلٹیشن دیتے ہیں اور لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو انسان ڈیسیجنز کے اندر جو انسان پھر وہ بڑا ٹائم لگاتے ہیں. تو کوئی بھی ڈیموکریسی ہو یا ڈائریکٹ آرڈرز ہوں اسٹیبلشمنٹ کے تو ڈیموکریسی اس کو سہ لیتی ہے. پاکستان کے اندر بھی ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا. جب ایٹمی دھماکے کیے ہیں واجپئی نے، جس کا احسان ہے پاکستان کے اوپر کہ اس نے بے وقت کے دھماکے کر دیے انڈیا کے اندر اور پاکستان کو موقع مل گیا، تو اس وقت میں بھی ایسا ہی تھا کہ اگر کوئی ماشاء اللہ کی ایسی بات ہوتی تو لمبے لیٹے ہوئے ہوتے اور لمبے بھی الٹے ہو کے لیٹے ہوئے ہوتے. یہ تاریخ ہے پاکستان کی. مشرف نے بھی ایسا ہی کیا، ضیاء الحق نے بھی ایسا ہی کیا، یحییٰ خان تو کیا کہیں اس کا، ایوب خان نے بھی ایسا ہی کیا. یہ ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی، یہ ایک اور طرح کی مشینیں ہوتی ہیں جن کا بس یہاں پہ چلتا ہے. تو یہ دنیا کے اندر بحث چل رہی ہے، پاکستان میں کچھ اور چل رہی ہے. لیکن اگر اس وقت میں لیڈرشپ آتی ہے فرنٹ پر میاں نواز شریف جیسا تو بہت بڑا بینیفٹ بھی لے سکتے ہیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.